हाँ जी, ऐसा है जी, बड़ी गंभीर समस्या है। बीजेपी ने देश बेच दिया है पूरा, और देश जो है हमारा अमेरिका को बिक गया है। और अमेरिका जो है अब हमारे को हर चीज़ बता रही है, और अमेरिका बता रही है कि तेल किससे लेना नहीं लेना। मोदी ने देश बेच दिया है। मोदी पहले भी चीज़ें बेच रहा था। मोदी ने ये चीज़ें बेचते बेचते जो है देश की भी सेल करा दी है। ये आज की डेट में एक नैरेटिव चल रहा है, और ये बोला जा रहा है कि अमेरिका ने हमें परमिशन दी है। अमेरिका कौन होता है हमें बताने वाला कि भाई हमारे को अमेरिका से तेल लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अब ये सारा मसला है क्या? देखो, दो तीन चीज़ें आपको समझने की आवश्यकता है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी जो है, उसके अंदर एक बॉडी है, ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल। उस बॉडी ने जनरल लाइसेंस 133 को इशू करते हुए अभी एक जनरल लाइसेंस इशू करा है इंश्योरर्स को और शिपिंग कंपनीज को, ये कहते हुए कि भाई आप इस मोमेंट पर रशिया से जो कंपनियां तेल इंडिया को सप्लाई कर रही हैं, वो कंपनियां तेल सप्लाई आराम से कर सकती हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार के कोई सैंक्शन की बात नहीं होगी। और जो भी सैंक्शंस हमने अमेरिका के तहत रशिया पे लगा रखे हैं, उनके व्यापार के तेल को लेकर जितनी भी इंश्योरेंस कंपनीज, शिपिंग फर्म्स जो हैं, वो इस प्रोसेस से फॉर द टाइम बिंग अगले 30 दिन तक बची रहेंगी। अब ये चीज़ हो गई। इसके बाद इंडिया में शुरू हो गया कि मोदी ने देश बेच दिया है। मोदी जो है उसने तो अमेरिका से परमिशन ली है। अब ये सारा नैरेटिव क्यों आ रहा है? एक चीज़ को समझो, जब रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हुई, ध्यान से देखना अब आप चीज़ को, रशिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हुई, रशिया यूक्रेन को बहुत मार रहा था। वहाँ पर यूक्रेन में अमेरिका ने एक कार्टूनिस्ट नौटंकीबाज को वहाँ पे प्रॉपअप किया, उसको पिटवाया भी पहले, फिर उसको थोड़ा सा असला वगैरह दिया। उस असले से ये इंश्योर करवाया कि वो एक प्रॉक्सी वॉर जो है रशिया के खिलाफ लड़ते रहे। अच्छा, अब लड़ाई जब चालू हुई तो सबसे पहले ये जो यूरोपियंस हैं ना, जो वैसे बड़े मॉरल हाई ग्राउंड लेकर बैठते हैं, इन्होंने तुरंत आपत्ति जताते हुए बोलना शुरू कर दिया, हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। रशिया जो है यूरोप में लड़ाई कर रहा है, तुम्हारी हैसियत है मॉरल हाई ग्राउंड लेने की? पूरे वर्ल्ड में कॉलोनाइजेशन करके पहले तो दूसरों को ठग के तुम आज बने हो जो बने हो, और तुम बातें करते हो मोरालिटी की। तुम्हारा जेनेटिक स्ट्रक्चर है इमोरालिटी का। पर चलो, ये बेसिकली जो यूरोपियंस हैं, आप समझ ही सकते हो कि इनको कभी मेरे सामने डिबेट पे बिठाना, मैं इनको बताऊंगा तंदूरी चिकन बना के कि इनकी क्या हैसियत है। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया है कि एक मॉरल हाई ग्राउंड लेते हुए बोला कि हम रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे। रीज़न ये दिया कि रशिया अगर हमें तेल बेचेगा, वो तेल से वो पैसा कमाएगा, वो पैसा कमाएगा, उस पैसे का प्रयोग वो यूक्रेन को पीटने में लगाएगा। तो हम जो है ये काम नहीं कर सकते। रशिया ने कहा मत करो, मेरे से तेल नहीं लेना, मत लो। मैंने कहा तुम्हें तेल लेने को। अब क्या हुआ इसके बाद? रशिया को जब यूरोप ने मना कर दिया हम तेरे से तेल नहीं लेंगे, रशिया ने कहा ऐसा है, मेरे पास बहुत सारे लोग हैं तेल खरीदने वाले। और दूसरी बात याद रखना, अगर मैंने तेल बेचना वर्ल्ड में इस मोमेंट पर बंद कर दिया ना भाई साहब, तुम तो निपटोगे ही निपटोगे, साथ में ये जो अमेरिकन है ना नापाक किस्म के, ये अलग साथ में निपट जाएंगे। क्या हुआ अब देखो, अमेरिका ने उस समय इस स्टेटमेंट को बड़े गंभीरता से ले लिया। अमेरिका ने रशिया को कहा कि नहीं, हाथ जोड़ के ऐसे, वो बाइडन होता था उस समय वहाँ का, उस समय अमेरिकन पप्पू, उसकी फिर सिस्टर आई थी कमला हैरिस आगे जाकर चुनाव लड़ने के लिए। तो उस समय बाइडन ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा मत करो आप रशिया जी, आप तेल के आउटपुट को बंद मत करो। तो हुआ क्या कि जब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, उस समय G7 कंट्रीज जो हैं, जो बेसिकली एक लोकल सा क्लब बना रखा है इन लोगों ने, जहाँ पर ये सारे बैठ के दारू सुट्टा वगैरह करते हैं, इन्होंने बैठकर एक मीटिंग करी। वहाँ पर मीटिंग करके ये बोला कि अगर रशिया ने ये थ्रेटन कर दिया कि वो ऑयल सप्लाईज को वर्ल्ड में रोक देगा, तो पूरे के पूरे एनर्जी सप्लाईज में केओस आ जाएगा, ऑयल प्राइसेस शूट कर जाएंगे। अब कैसे टैकल करें? तो उस समय G7 कंट्रीज ने एक प्रपोजल निकाला जिसको कहते हैं प्राइस कैप मैकेनिज्म। प्राइस कैप मैकेनिज्म के तहत G7 कंट्रीज ने रशिया को बोला कि देखो, आप वर्ल्ड में ऑयल को बेचो,
आपको जिसको ऑयल बेचना है बेचो, यूरोप को नहीं खरीदना ना, इनको छोड़ो, आप वर्ल्ड में जिसको मर्जी ऑयल बेचो। ये अमेरिका बोल रहा है ऑन बिहाफ ऑफ G7। ठीक है, एक जगह पर वो प्रॉक्सी वॉर कर रहा है यूक्रेन के थ्रू, और दूसरी जगह पर रशिया को बोल रहा है आप ऑयल बेचो, ऑयल बेचो इस तरीके से कि जो भी ग्लोबल मार्केट में ऑयल का प्राइस है ना, उस प्राइस से लोअर प्राइस पे बेचो। आप कहोगे कि यार ये क्या पागलपन है, बेहुदा बात। अमेरिका से कोई लॉजिकल बात एक्सपेक्ट मत करो। वही हुआ G7 में भी। इन्होंने क्या बोला, अगर मार्केट में एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं कि ऑयल प्राइस अगर $60 प्रति बैरल है लेट से, तो अमेरिका ने कहा कि हम एक प्राइस कैप लगा रहे हैं रशिया पे। प्राइस कैप ऐसा है कि रशिया आप $60 पर बैरल पे अब ऑयल, जो वर्ल्ड ऑयल का प्राइस है उस पे नहीं बेचोगे, आप इसको 50 पे बेचो। क्यों? क्योंकि अगर आप 50 पे बेचोगे तो आपको $10 का तो लॉस है। बे $10 का लॉस है, वो $50 पे तो ऑयल बेच के पैसा कमा रहा है। बेवकूफ दिमाग। सारा दिन ये बेकन खाते हैं। बेकन होता है सुअर का मीट। शक्ल और दिमाग से सुअर है अनफॉर्चुनेटली अमेरिकन्स। दिमाग भी वैसे ही चला। प्राइस कैप लगा दिया, रशिया को बोल दिया लड़ाई लड़ता रहे यूक्रेन में, हमें लड़ाई से कोई इशू नहीं, हम लड़ाई रोकेंगे भी नहीं, क्योंकि हमारे को अपनी मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का भी तो धंधा चलाना है ना, तो वो लड़ाई चलती रहेगी। लेकिन तू एक काम कर, तू ये इंश्योर कर कि जो भी ऑयल प्राइस वर्ल्ड लेवल पर है उससे नीचे के प्राइस पे तू बेचेगा। रशिया ने कहा ठीक है भाई, मेरे को क्या है, मैं बल्कि ज़्यादा मात्रा में बेच लूंगा, तो जो $10 का लॉस भी हो रहा होगा उसको भी ओवरकम कर लूंगा। वो रशियंस हैं यार, वो वोडका पीते हैं, तुम खाते हो पोर्क, सुअर का मीट, अकल शक्ल के वैसे। अब हुआ क्या, वही चीज़ हुई। यूरोप ने तेल लेना बंद कर दिया, रशिया ने तेल बेचना था। रशिया को तेल मार्केट के प्राइस कैप पे, प्राइस मार्केट से नीचे पे बेचना था। तो रशिया ने क्या किया जी, एशिया की मार्केट्स की तरफ देखा। रशिया ने इंडिया और चाइना से पूछा, हाँ भी भाइयों तेल चाहिए तुम्हें, सस्ते में दूंगा भाइयों। भाई इंडिया और चाइना ने दोनों ने बोला कि भाया तेल क्या रेट पे दे रहा है। तो रशिया ने कहा कि ऐसा है, तुम अपने ठहरे भाई दोनों, तुम्हारे को अगर मान लो मेरे पे प्राइस कैप है कि मार्केट लेवल रेट है $60, मेरे को बेचना है $50 पे, तुम दोनों भाइयों को मैं दूंगा भाई साहब $45 पे। भाई तीनों ने उठा ली एक गिलासी ठा वोडका। इंडिया को और चाइना को डिस्काउंटेड रेट पे ऑयल मिलना शुरू हो गया। चीज समझ आई जी आपको? इंडिया और चाइना ने जो ऑलरेडी प्राइस कैप था, उस प्राइस कैप से भी लोअर प्राइस पे ऑयल लेना चालू कर दिया। और इंडिया और चाइना ने एक काम और बड़ा इंटरेस्टिंग किया, जैसे ही उन्होंने वो प्राइस कैप पे उससे भी बिलो डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑयल लेना चालू करा, उन्होंने मिलकर बड़े इंटरेस्टिंगली ऑयल को रशिया से इंपोर्ट करके उसको रिफाइन करके और फिर यूरोप में बेचना चालू कर दिया। और जाके हमने यूरोप में बोला कि तेल चाहिए, हाँ तेल दे दो, तो ले पकड़ तेल। अब उनको तेल चाहिए था, तेल के बिना गुजारा नहीं है, रशिया से तेल लेना नहीं, मॉरल हाई ग्राउंड पे हमसे तेल ले रहे हैं रशियन रिफाइंड ऑयल। सोच के देखो आप, आज भी वही हो रहा है, अभी तक वही हो रहा है। पर यहां एक इशू आया। इशू क्या था, ध्यान से समझना। अमेरिका ने रशिया पे सैंक्शन लगा दिए, अपने सैंक्शन पर्सनल वाले। इन सैंक्शंस का कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि अमेरिका के अंदर बैठी हुई इंश्योरेंस कंपनीज और अमेरिका के अंदर बैठे हुए शिप कंपनीज जो हैं, अब वो रशिया का तेल लेके किसी और को नहीं बेच सकते। वो रशिया की किसी शिपिंग कंपनी को इंश्योरेंस नहीं दे सकते। और कोई भी शिप चलती है यार, इंश्योरेंस पे चलेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है समुद्र में चल रही है, कुछ हादसा हो गया तो इंश्योरेंस से कम रिकवर हो जाएगा पैसा। अमेरिका ने एक जगह रशिया पे सैंक्शन लगा दिए, अमेरिका ने एक जगह G7 वो जमावड़े में बैठकर सुट्टा मारते हुए एक प्राइस कैप लगा के रशिया के प्रॉफिट मार्जिन को लोअर कर दिया कि रशिया का प्रॉफिट मार्जिन लोअर होगा तो शायद रेवेन्यू थोड़ा कम हो जाएगा, तो शायद यूक्रेन में हमारा नौटंकीबाज जो बैठा है वो प्रॉक्सी वॉर करता रहेगा। अब रशिया ने क्या किया, इंडिया और चाइना को उस प्राइस कैप से भी नीचे डिस्काउंटेड प्राइस पे ऑयल देना शुरू कर दिया, और इंडिया और चाइना ने उस ऑयल को रिफाइन करके
अपने शिप्स के थ्रू, अपनी इंश्योरेंस सेक्टर के थ्रू पूरे वर्ल्ड में ऑयल सप्लाई करना चालू कर दिया। अब यहां पर एक प्रॉब्लम ये आई कि अमेरिका में बैठी हुई कंपनियां इंश्योरेंस प्रोवाइड करती थीं जो अब वो नहीं कर सकती थीं, लेकिन इन कंपनियों के हेडक्वार्टर्स मिडल ईस्ट में भी थे। अमेरिका में बहुत सारी शिपिंग कंपनीज जो थीं उनके टाई अप्स मिडल ईस्ट में सऊदी अरेबिया और ये सब कंट्रियों के शिपिंग कंपनीज के साथ भी थे। सऊदी अरेबिया में बैठे हुए वो शेख्स जितने भी हैं वहाँ के, उन सब ने भी बहुत सारा पैसा इन शिपिंग कंपनीज और इंश्योरेंस कंपनीज में लगाया हुआ था। अब अमेरिका के सैंक्शन की वजह से उनको भी प्रॉब्लम आ रही थी और उनके सामने क्या हो रहा था कि चाइना और इंडिया जो है अपनी शिप्स और अपनी इंश्योरेंस कंपनीज का प्रयोग करके ऑयल को रूट कर रहे थे ऑल द वे टू यूरोप और दूसरी मार्केट्स में। जलन सबसे पहले किसको हुई? मिडल ईस्ट में बैठे हुए ये निकम्मों को, खजूर खा खा के भी कोई अकल नहीं आई जिनको आज तक। दूसरी सबसे बड़ी जलन किसको हुई? अमेरिकन्स को। क्यों? क्योंकि डल्ले में रात को पैसा ही नहीं आ रहा था। क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि भाई इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं, शिपिंग कंपनीज जो हैं, उसके ऊपर तो अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखे हैं और उन्हीं के नाक के नीचे जो है इंडिया और चाइना बैठ के अपनी शिपिंग कंपनीज और अपने इंश्योरेंस फर्म्स के थ्रू पूरे वर्ल्ड में ट्रेड कर रही हैं, पूरे वर्ल्ड में ऑयल सप्लाई कर रही हैं, पूरा लॉजिस्टिकल चैलेंज चल रहा है, पूरा लॉजिस्टिकल चेन चल रहा है। अब ये चीज को देखकर अमेरिका के व्यापारियों ने जाकर ट्रंप को बोला, आका आप तो हमारे सबसे ऊपर वाले वर्ग के आका हो, ये क्या हो रहा है? अब ट्रंप को भी वही दिखा। ट्रंप ने देखा कि यार मतलब हमारी नाक के नीचे इंडिया ने हमारे बनाए हुए प्राइस कैप के मैकेनिज्म को एक्सेप्ट भी नहीं किया, और एक्सेप्ट ना करके सबसे बड़ी बात तो छोड़ो सर, उसके बाद उसने हमारी नाक के नीचे बैठ के ऑयल लेकर हमारे ही पार्टनर्स को यूरोप में सप्लाई करना शुरू कर दिया। ये तो पूरा गेम ही पलट गया। आज हो ये रहा है कि इंडिया और चाइना ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स में केवल अब बायर्स नहीं है, वो ग्लोबल एनर्जी मार्केट्स को पहली बात तो शेप भी कर रहे हैं। ये शेपिंग का काम अभी तक ठेका पूरा अमेरिका और मिडल ईस्ट वालों ने लेके रखा हुआ था, खजूर सुअर खाने वाले दोनों ने। अब ये दोनों ने क्योंकि ठेका बना रखा था तो इन दोनों को जलन हुई कि भैया ये दो नए प्लेयर इंडिया चाइना पहली बात तो यहां पर कैसे आ गए। अब इस कॉन्टेक्स्ट में ट्रंप ने ये नाटक शुरू करा कि इंडिया आप अपना रशिया से तेल खरीदना बंद कर दो। हमने कहा भाई हम तो नहीं करते, हमें तो डिस्काउंटेड लेवल पर जहां से भी तेल मिलेगा हम लेंगे। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जब से ट्रंप ने ये रवैया चालू करा और हमने इस चीज को रिजेक्ट किया कि हम तो अपने हिसाब से तेल लेंगे जहां से हमें मिल रहा है जी सस्ता, हमारा ताऊ बैठा रशिया में, हमारा ताऊ हमें सस्ते में तेल दे रहा है, हमारा भाई है वो, हम तेल लेंगे, तू कौन होता है बोलने वाला। तो अमेरिका को और जलन हुई। फिर ट्रंप ने क्या करा, जिस प्रकार का उसकी मानसिक परिस्थिति है, मैं तुम पे टैरिफ लगाऊंगा, मैंने कहा लगा दे। टैरिफ का क्या हुआ, जज तो इंडियन बैठा था वहां पे बेटा सुप्रीम कोर्ट में, चलती हमारी है, ये मत समझियो तू। और वही हुआ, वहां पर टैरिफ वहां पर खत्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने वहां के अमेरिका को बोल दिया जाओ कांग्रेस से पहले अप्रूवल लो। कांग्रेस में ट्रंप की जाने की हैसियत नहीं है, वहां जाएगा घुसते ही अंदर पिटाई होगी। और वहां पर वो अगर अपने वो ले जाएगा उसको साथ में, FBI के चीफ को, आंखें इतनी बड़ी बड़ी उसकी जानवरों जैसी, बिल्ली आंखों वाला, उसकी भी पिटाई होगी। तो प्रॉब्लम क्या है इस मोमेंट पर कि ट्रंप एक बहुत बड़े गहरे संकट में फंस गया है। अब हो क्या रहा है कि पिछले कुछ महीने से आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ट्रंप बार बार ये स्टेटमेंट देता रहता है, और ट्रंप देता है, ध्यान देना इस चीज का, ट्रंप देता है ये स्टेटमेंट कि इंडिया ने मुझे बोला है कि उन्होंने रशिया से तेल खरीदना कम कर दिया। पहली बात तो ट्रंप कौन है ये स्टेटमेंट देने वाला? ये स्टेटमेंट अगर देनी थी तो ये स्टेटमेंट ऑफिशियली रिलीज होनी चाहिए अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी फॉरेन एसेट कंट्रोल के ऑफिस से। ये स्टेटमेंट आनी चाहिए अमेरिका की डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी से। वहां से तो पहली बात किसी प्रकार की कोई स्टेटमेंट नहीं आई। अच्छा, ट्रंप ने भी अगर ये स्टेटमेंट दी तो ट्रंप के पास इस स्टेटमेंट का कोई बेसिस नहीं है बोलने का, उसके पास कोई डेटा नहीं है। उसने कभी आपने देखा ट्रंप ने कि एक वो सफ़ेद सा टी शर्ट पहन के जो है एक प्रेजेंटेशन खोल के वहाँ पर आधा घंटा जो है माइक लेके यूं वो करता रहा और लगाता रहा लोगों को कि देखो जी ये तेल आ रहा था, अब ये तेल इतना हो गया, ये हो गया, ये ऐसे ऐसे करके कुछ देखा आपने? ट्रंप ने कोई प्रेजेंटेशन नहीं दी, हवा छोड़ दी बस। और हवा भी वो छोड़ी भाई साहब अनारदाना गोली खा के।
अब आप समझ सकते हो कि उस समय रूम में क्या परिस्थिति होगी। ट्रंप ये स्टेटमेंट क्यों दे रहा है इसको समझिए, क्योंकि ट्रंप इस मोमेंट पर अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को केटर करना चाहता है, ये कह के पहली बात कि देखो मैं हूं स्ट्रांग मैन, मैं इंडिया जैसे देशों की एनर्जी पॉलिसी को डिसाइड करता हूं। उसका ये प्रकार की स्टेटमेंट देने का ऑब्जेक्टिव ये है कि वो मैसेज इंडिया के इन स्टेटमेंट्स के थ्रू बाकी अपने एलाइज को देना चाहता है कि देखो तुम्हारी भी एनर्जी पॉलिसी मैं ही डिसाइड करूंगा। सबसे बड़ी ब्यूटी देखो कि ट्रंप की इन स्टेटमेंट्स को भारत पहली बात तो कोई तवज्जो ही नहीं देता, ना तो हम उसका खंडन करते हैं, ना उसकी स्टेटमेंट को इंपॉर्टेंस देते हैं, ना उसकी स्टेटमेंट के बारे में कुछ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हम जब ऑयल अभी भी रशिया से ले रहे हैं और हम आगे भी रशिया से लेते रहेंगे, ट्रंप यहां पर खड़ा होकर सड़क पे अगर कोई व्यक्ति ऐसे काम कर रहा है तो हर सड़क पे चलते हुए व्यक्ति को थोड़ी भाव देने की आवश्यकता है। आप अपना कार्य करते रहो। ट्रंप को इस चीज से इरिटेशन और हो जाती है कि भाई अगर मैंने अपने मुंह से कुछ बोल दिया तो मेरी उस बोली हुई स्टेटमेंट के ऊपर या तो वाहवाही क्यों नहीं हुई और या फिर काउंटर क्यों नहीं आया। तो ट्रंप अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स कर रहा है यहां पर। प्रेजेंटेशन सफेद टी शर्ट डाल के पीपीटी बनाकर नहीं करी अभी तक उसने, उससे वो करवाओ पहले तो कि भाई तू डेटा बता, पहले ग्राफ बना, ऐसे ऐसे बना के पूरा खड़ा हो जा। दूसरी चीज देखो सर, रशिया जो है बार बार ये स्टेटमेंट देता है इंडिया हमसे ऑयल अभी भी खरीद रहा है, खरीदता रहेगा। पिछले 3 महीने में रशिया की स्टेटमेंट्स उठा के देख लो, लैवरोव की स्टेटमेंट उठा के देख लो। रशिया में बार बार उसने एक ही चीज को एम्फोसाइज किया कि इंडिया इज स्टिल कंटिन्यूइंग टू बाय ऑयल फ्रॉम अस एंड इट विल कंटिन्यू टू बाय द ऑयल। रशिया यहां पर क्लियर कट मैसेज ये दे रहा है कि भाई एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इज अ सोवरिन कंट्री, इंडिया एक सोवरिन देश है, वो तेल खरीद रहा है हमसे, तेल खरीदता रहेगा, हम तेल बेच रहे हैं, हमारा तेल बेचने का काम है, हम तेल बेचते रहेंगे। अब आ गया इशू कि यहां पर ये परमिशन क्या थी जी। तो परमिशन ये थी साहब कि ये जो 30 डेज का ये पूरा जनरल लाइसेंस 133 इशू किया गया डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट कंट्रोल की तरफ से, वो यहां पर ये था कि भाई अमेरिका के उन इंश्योरर्स को और उन शिपिंग कंपनीज को ये बात बोल दी गई कि यदि आपकी कोई शिप इस पीरियड में जब मिडल ईस्ट के अंदर पूरी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक्ड है और ईरान ने इराक के साथ साथ कुवैत से लेकर कतर तक को तबाह कर दिया है और सऊदी अरेबिया की रिफाइनरियां बंद करवा दी हैं, तो तब तक विश्व में जो भी ऑयल सप्लाई चल रहा है, ये ऑयल सप्लाई जो भी ऑल्टरनेट प्लेयर्स इंक्लूडिंग रशिया अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है तो उनको करने दीजिए। और वो करने इसलिए दीजिए ताकि ग्लोबल ऑयल प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे, और यदि आप अगर ये व्यापार में हिस्सा ले रहे हैं तो आपके ऊपर कोई सैंक्शन नहीं आएगा। ये 30 दिन का विंडो उन इंश्योरर्स और शिपमेंट कंपनीज के लिए है, लेकिन उसको ट्विस्ट करके भारत में ये बोल दिया गया है जी भाई हमें मिली है 30 दिन की परमिशन, हमें मिली है जी 30 दिन की ये परमिशन। प्रॉब्लम पता है क्या है कि सोशल मीडिया के एरा में ना आज आप एक स्टेटमेंट दे सकते हो और वो स्टेटमेंट भी इस प्रकार की डिजाइंड होती है कि उसके आगे और पीछे का हिस्सा काट दो और पूरी स्टोरी बताओ मत। इस चैनल के जो मेंबर्स हैं जिनको मैं वो स्पाई स्किल कराता हूँ वो ये पॉइंट समझ रहे होंगे क्योंकि उनको मैंने ये स्किल कराया हुआ है। दे अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि कैसे वो मिनिएचर इन्फॉर्मेशन को ट्विस्ट करके जो है आपके ब्रेन के ऊपर एक इफेक्ट क्रिएट किया जाता है, और वही हमारे देश में हो रहा है कि देखो जी इंडिया को परमिशन मिल गई, परमिशन मिल गई, परमिशन मिल गई। अरे कौन सी परमिशन भाई, हमें तो पहली बात तो हम तो इन्वॉल्व ही नहीं है उसमें, ये परमिशन तो उनके इंश्योरर्स और शिपमेंट्स को मिली है। लेकिन उसका जो ट्रांसपोजिशन इंडिया में किया गया और ये जो बाकी स्टोरी कट कर दी गई कि हो क्या रहा है, इस बेसिस पे नरेटिव जनरेशन होता है आज की डेट में। तो ये है सर पूरी स्टोरी। आई बिलीव कि ये अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी और इसके बाद भी अब आपको कोई इशू इस प्रोसेस और इस इशू को समझने में नहीं आएगा। धन्यवाद।